नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि की रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में 9 कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन किया और उनके पांव पखारे। चैत्र नवरात्र की रामनवमी तिथि पर सदियों से गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के जरिए पांव पखार कर पूजन की परंपरा का निर्वहन होता चला आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ स्थित भवन में विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के पांव पखार कर पहले पूजन अर्चन किया। फिर उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। कि ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जन कल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज को देखा होगा। बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है। ओपी राजभर और दयाशंकर सिंह की मुलाकात बंद कमरे में हुई, लेकिन लखनऊ की सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह से जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी की थी। ट्वीट के तुरंत बाद ही बीजेपी कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह सुबह सपा कार्यालय पहुंचे। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम रामनवमी की बधाई देने पहुंचे थे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम नगरीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात थी। उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई। दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद बंद कमरे में मुलाकात होती, लेकिन सियासी गलियारों में सुगबुगाहटें तेज है कि क्या गठबंधन होगा। इस पर खास बातचीत के लिए दयाशंकर सिंह पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथ इस बार कैमरे पे हैं। आप देख सकते हैं दयाशंकर सिंह यहाँ बैठे हैं पूरे एकदम टाइट होकर, जो ओम प्रकाश राजभर भी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से पहले बात करने से बता दें कि शिष्टाचार मुलाकात इसको लगातार बता रहे हैं। फिलहाल दयाशंकर सिंह से बात करते हैं क्योंकि पहली बार सुभाषपा के कार्यालय पे इनसे बातचीत हो रही है। दयाशंकर जी, आज आपकी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात हो रही है, क्या कुछ इस पे कहना है आपका? आज भगवान श्री राम की जन्मोत्सव है, आज रामनवमी है। हम सब लोग जो है आज एक दूसरे की बधाई देते हैं। उसी उसमें मैं आज आया था। बधाई देने आए थे? इससे पहले भी आए थे? हाँ, पहले भी आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। और जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तभी आते हैं। नहीं तो बताया जा रहा है कि मामला अब दूसरा हो रहा है। हाँ? मामला छोटे भाई बड़े भाई वाला हो चुका है। ही है, सदैव रहेगा। भले ही हम लोग के दल अलग रहेगा, दिल एक रहेगा। नहीं, दल तो अब एक होने जा रहा है। नहीं, दल कभी एक नहीं है। क्या जानते हैं कि दिल एक हो रहा है, बस मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, दल भी हम लोग के अलग अलग रहेगा, लेकिन दिल एक रहेगा। नहीं, दल तो अलग अलग रहेगा, लेकिन गठबंधन तो होगा ना।
ये तो भाई ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपने पार्टी के भाजपा को तो आप भी अपना पक्ष रखेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष आप भी रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, हमारे अमित शाह जी से बात करेंगे, ये हम निचले स्तर पर तो आप नहीं। भी बोलते हैं कि पूर्वांचल में 2022 के चुनाव में हमको बड़ा घाटा हुआ था ओम प्रकाश राजभर के, हम ओम प्रकाश राजभर के समक्ष ही पूछ लेते हैं। आज भी स्वीकार करते हैं, आज भी भाई देखिए, आज हम पूर्वांचल में ये होते तो हम 40 सीटें और ज्यादा जीतते। देखिए दयाशंकर सिंह है, दयाशंकर सिंह का साफ तौर पे सुभाषपा के कार्यालय पे साफ तौर पे ये स्वीकारता देख सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ, इसमें कोई शक सुबह नहीं कि पूर्वांचल के सीटों में हमें कमी आई है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से अलगाव का रहा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी खुद मुझसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि कहेंगे छोटे भाई बड़े भाई का मुलाकात, लेकिन बातचीत करना बेहद जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर जी, आज छोटे भाई आपके आए हैं। हम भी जाते हैं आपके यहाँ चाय पीने, आप भी चाय पीने, दोनों लोग आते जाते हैं। तो आज की मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है और स्थानीय निकाय चुनाव हम अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। अब बड़ा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, अभी बड़ा चुनाव को लेकर भी लगातार माना जा रहा है कि तस्वीर साफ होगी, बस सीटों और विभागों को लेकर गड़बड़ चल रहा है। नहीं, हाँ, तस्वीर साफ ये हुई है कि अखिलेश जी बेचारे काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री अखिलेश जी तो कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है 2024 का, संविधान और देश को बचाना होगा वरना खत्म काम। शायद आपको याद होगा कि अखिलेश जी 22 को भी आखिरी बताए थे वो कुल चुनाव आखिरी बताते हैं, जीत दलितों पे जोर बड़ा दे रहे हैं और आप मायावती को प्रधानमंत्री की पैरवी कर रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया है। कौन दलित उनको वोट देगा? कोई दलित नहीं देगा, जिसको जानकारी हो नहीं जाएगा उनके साथ। तो प्रमोशन खत्म किया, फिर भी आपने गठबंधन कर लिया। कभी कभी जान के जहर खाया जाता है। आपने जान के जहर खाया था, तो बीजेपी में भी आपको उतना सम्मान नहीं मिलता, तो जान के जहर तो 2024 में नहीं खा लेंगे। टाइम आएगा तो बताएंगे। टाइम पे क्यों बताएंगे? अभी तो बताइए, कुछ तो कहिए, मुलाकात हो रही है कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय के। अच्छा, लेकिन ये जो बात है, जो अंदर की बात है कि सीटों को लेकर अभी गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि आपके मांग है कुछ ज्यादा सीटों का। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि हम अपना झंडा देंगे, आप अपना कैंडिडेट दिए, ऐसा कुछ है क्या? कहीं कुछ नहीं है। कोई राजा के पता नहीं मुसहर बन बांट लिया, अभी तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बात बताने लगे। नहीं, ये तो आप नहीं कहेंगे ना, लेकिन है तो ना। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मायावती की पैरवी करें, ऐसे में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करें, दूसरी तरफ भाजपा से गठबंधन की बात हो रही है। नहीं, देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट है, कांसीराम जी के चेला है। अखिलेश जी को नसीहत देते हैं कि आप थर्ड फंड क्यों बनाते हो, सेकेंड फंड क्यों नहीं बनाते हो। आप जाओगे ममता जी के यहाँ, स्टूल पर बैठ करके गठबंधन करोगे। मायावती जी के यहाँ बैठ करके क्यों नहीं गठबंधन करते कुर्सी पर? भाजपा ने भी तो स्टूल पे केशव प्रसाद मौर्य को बैठा दिया था। कहाँ बैठाया था? आपने बैठा नहीं था, आपने तस्वीर दिखाया, आप खुद साझा करते थे, कहते थे कि भाजपा में ओबीसी का सम्मान नहीं, इसीलिए अलग हुआ मैं। आप गरियाते भी थे सबको। नहीं, समय होत बलवान है, समय होत बलवान है। ताकत पैदा करना है तो अखिलेश जी को मायावती से मिलना चाहिए, न कि मायावती तो आपको नकार दी है ना, ये तो स्वीकार करेंगे मायावती। कोई उनका साफ नहीं, आप जब कह रहे थे, जब आप अलग हुए, जब आपको समाजवादी पार्टी की ओर से ये जारी किया गया कि आप सबको ही अपना अपना स्वतंत्र है, अलग अलग रास्ता अपना सकता है, तो जब आपने कहा कि ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, तो मायावती से जब आपकी बात हुई तो मायावती ने कहा दिया ना कि हम किसी से गठबंधन के लिए जो है गलत है। हमारी बात सुन लीजिए, नेता लोग दो मुहैया सांप होते हैं, ठीक है। आपको मायावती जी का हम तो ये उदाहरण दे दें, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो ये हुआ कि ये लंबे समय तक गठबंधन चलेगा। सरकार जब बनाने की बात हुई, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो ये हुआ कि लंबा गठबंधन चलेगा। हुआ क्या? कुछ ही दिन चला ना। तो ये नेता लोग हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। 24 में मिलेंगे तो लंबा चलेगा कम। अभी स्थानीय निकाय चुनाव पहले सामने, उसको देख लीजिए। निकाय चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, फिर आगे चुनाव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इसमें राजनीतिक मुलाकात में कुछ भी नहीं। देखिए, हम लोग मिलते रहते हैं, सदैव मिलते रहते हैं, उसी के उसमें आज रामनवमी। सच बताइएगा दयाशंकर जी, एक आखिरी सवाल है कि जो मुलाकात आपकी हो रही है, क्या माना जाए कि 24 में आप भी पैरवी कर सकते हैं कि नहीं, गठबंधन होना चाहिए वो सुभाषपा से? नहीं, देखिए, मैं सदैव पिछली बार भी जब हम लोग के साथ आप छोड़े, तब भी मैं नहीं चाहता था कि आपसे साथ टूटे। साथ टूट जाने के बाद भी जब भी हम लोग मिलते थे, तभी मैं इनसे कहता था कि भाई नहीं, आपको सैद्धांतिक रूप से भाजपा के साथ होना चाहिए, क्योंकि आप जो है गरीब व्यक्ति के लिए, कमजोर, वंचित, ऐसे समाज का जो बहुत पिछड़ा है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और मोदी जी, आप देखिए, जब से 9 वर्ष में
जो सत्ता में आए हैं ऐसे गरीब लोगों की ही वो मदद करते रहे हैं। तो मैंने कहा सैद्धांतिक रूप से आपका जो काम है, जो गरीबों के उत्थान तभी हो सकता है जब आप हम लोग के साथ मोदी जी रहेंगे। गरीबों का काम करे, वो मायावती जी का पैरवी करे, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नहीं देखिए, सबसे बड़ा आपका लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की उत्थान, और वो उत्थान माननीय मोदी और योगी जी के साथ ज्यादा उसका कर सकते हैं बरसते औरों के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर। इनका साफ तौर पे कहना था सियासत में कुछ भी संभव और असंभव नहीं है, वक्त आने पर निर्णय लिया। फिलहाल स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में पूरी मजबूती के साथ सुभाषपा अकेले उतरेगी और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी से गठबंधन करते हैं कि नहीं करते हैं, यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। कैमरा आशीष के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं लखनऊ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, अल्पसंख्यक के वासत अली समेत अन्य बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में मोर्चे के अध्यक्षों को कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई और इस दौरान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक घर घर चलो गांव गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर दौरे पर है। बताते इस दौरान उन्होंने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर रामनवमी की जुलूस पर कोई पथराव करता है तो उस पर उनका बयान आना चाहिए। ममता दीदी इस तरह बयान बौखलाहट में देती हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये वही ममता है जिसने सरस्वती वंदना और पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था। जब देखा हिंदू वहां का नाराज हो रहा है तो वो खुद जाकर पूजा करने लगी। इस तरह का बयान ममता दीदी बौखलाहट में देती हैं, वही ममता है जहाँ सरस्वती की वंदना पर प्रतिबंध लगाया था, पूजा अर्चना पर प्रतिबंध लगाया था। जब देखा कि हिंदू वहाँ का नाराज हो रहा है तो फिर स्वयं जाकर पूजा करने लगे। इस तरह का बयान देना, और यदि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव करता है तो उस पर उनका बयान आना चाहिए। कोई पत्थरबाजी कोई अपनी तरफ से नहीं करता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को कंट्रोल करने के पत्थरबाजी नहीं हुई। राहुल आज से सत्य में जैसे आंदोलन चालू करने वाले, जहाँ से उन्होंने सरनेम पे जहाँ विवाद हुआ था वहीं से आप फिर से आंदोलन छेड़। आंदोलन छेड़े अच्छी बात है, लेकिन किसी के सरनेम को भी बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आज पूरे देश में रामनवमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ का सैलाब उमड़ा। रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर कोई अपने अपने तरीके से नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा अर्चना और कन्या पूजन करता है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। आगरा, अयोध्या, एटा, कन्नौज, प्रयागराज, रायबरेली, श्रावस्ती और वाराणसी की 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही, जहां आज पूरे प्रदेश भर में रामनवमी के अवसर पर धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा। प्रयागराज में सपा विधायक पूजा पाल के भाई पर जानलेवा हमले की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विधायक पूजा पाल ने धूमनगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। तहरीर के मुताबिक उनके भाई राहुल पाल पर अज्ञात लोगों ने देसी बम से हमला करने की कोशिश की। हालांकि मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और जांच के आधार पर बताया कि वो धमाके पटाखों के थे, न कि बम के। साथ ही गौरतलब है कि ये बात अतीक अहमद को मेषपाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद ही हुई है। वहीं सपा विधायक के भाई पर बम से हमले की कोशिश की गई। धूमनगंज पे एक कंप्लेंट राहुल पाल जो कि उमरपुर नीवा के निवासी हैं उनके द्वारा दी गई थी कि उनके ऊपर बम से कोई हमला हुआ। तो इसमें तत्काल जो लोकल पुलिस है और एसीपी मौके पे गए थे और वहाँ पे जो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस को दिखाया है। तो इसमें जो अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये तथ्य आए हैं कि 2 लड़के थे, उन्होंने वहाँ चौराहे पे पटाखे वो छुड़ा रहे थे और वो पटाखे छुड़ा के उसी का जो ये आवाज़ जो धमाके हुई थी वो उसी पटाखे से हुई थी। और इसमें और भी विस्तृत जो पुलिस है जांच कर रही है
और अन्य कोई तथ्य भी इसमें प्रकाश में आता है तो उसके बेसिस पे पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी के पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर उमड़ा। वहीं लोगों ने नवरात्रि के अंतिम दिन नम आंखों से माता रानी को विदाई दी। तो रामनवमी यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं दूसरी तरफ हर कोई अपने अपने तरीके से नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा अर्चना और कन्या पूजन किया। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने आज अपने आश्रम पर विधि विधान के साथ हवन का आयोजन किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन भी खिलाया। जी आज हम लोग ने जितने किन्नर समाज और हमारे महिलाएं और हमारे भाई बंधु सब कोई मिलके हमारे समाज के एक एक वर्ग मिलके आज हम लोग ने दुर्गा माँ का पूजा पाठ किया और हम लोग ने हवन यज्ञ भी किया। इसका करने का यही तात्पर्य है जो समाज में जो अशांति फैला है, जो हमारे प्रयागराज में तो अभी देख ही रहे हो हाल साल दिन से दिन धड़ाके किसी का मर्डर हो रही है, उसमें इस और हमारा पूरा प्रयागराज एक त्रासी एक डर सी भय है, तो उसकी शांति के लिए हम लोग ने हवन किया। प्रतापगढ़ में कौशाम्बी भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने प्रतापगढ़ प्रशासन और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद ने बिहार ब्लॉक के प्रधान की मौत पर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और फिर मुकदमे में फंसाने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते सदमे से प्रधान की मौत हो गई। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। मुख्यमंत्री को भेज के इसकी एक निष्पक्ष विवेचना करवाया जाएगा। निष्पक्ष विवेचना होना बहुत ही आवश्यक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधान पिछले 2 साल से काम नहीं कर पाए। जो सदमे की बात कही जा रही है उसमें कहाँ तक क्या जांच कार्रवाई होगी? परिवार के द्वारा जिस तरह बताया गया कि पहले भी इनको फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास हुआ, फिर इस तरह के गांव में चर्चा थी कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी है, जिसके सदमे के कारण उनके घर वालों का कहना है कि उनकी मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से इस सब की जांच होगी तो जो सच है वो निकल के सामने आएगा। ठीक है। वहीं लखनऊ की हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग आज से पूरी तरह स्मार्ट पार्किंग बन गई है। पार्किंग में आने वाले वाहनों से फास्टैग के जरिए भुगतान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पेटीएम और दूसरी डिजिटल ऐप के जरिए भी लोग भुगतान कर सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र आज शाम 5 बजे इस पार्किंग का उद्घाटन करेंगे और इससे लखनऊ के लोगों की गंजिंग आसान हो जाएगी। वहीं अभी तक पार्किंग की ज्यादातर लिफ्ट खराब होने और गंदगी और हर समय अंधेरा होने की वजह से लोग यहां गाड़ियां खड़ी करने से कतरा रहे थे, लेकिन अब रात में भी दिन जैसे उजाले की व्यवस्था की गई है और पार्किंग की दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया है। लखनऊ की जो है मल्टी लेवल पार्किंग है, पहली पार्किंग है कि जो अभी तक जो है पूरी रूप से जो है काम नहीं सही रूप से कर रही थी। यहाँ पर सिर्फ अंधेरा था, पार्किंग में लिफ्ट नहीं चल रही थी, मतलब बहुत अव्यवस्था थी। इसको जनता टीवी ने भी उजागर किया था और उसके बाद जो नगर आयुक्त ने काफी कुछ यहाँ पर काम कराए और उन्होंने मंडलायुक्त मैडम ने भी जो है काफी कुछ ध्यान दिया और अब इस तरह से क्या हुआ है, पूरी पार्किंग स्मार्ट पार्किंग बना दिया गया है। अब यहाँ पर पेमेंट भी जो है पेटीएम से और जो भी ऐप्स हैं सबसे सीधा हो जाएगा। किसी गाड़ी को जो है जरूरत नहीं है कि वो जाकर के कैश दे। इसके अलावा पूरी पार्किंग की वॉल्स को एकदम जो है उस पर डिजाइन बनाई गई है, पूरे वॉल को रंगा जा रहा है और साथ ही लाइटिंग ऐसी की गई है कि कुछ ही तरह रात में भी लोगों को दिन की तरह उजाला महसूस हो। अब मैं पार्किंग के संचालक से बात कर लूंगा कि ये क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह लोगों को सुविधा मिलेगी। बताएं अपना नाम। नमस्कार सर, मेरा नाम निशांक है और मैं डिप्टी हेड ऑपरेशन की पोस्ट पर पार्कमेट कंपनी में कार्यरत हूँ सर, हमने इस पूरी पार्किंग को ऑटोमेट कर दिया गया है। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो सारी चीज़ हमने पेपरलेस कर दी गई है। डिजिटल इसमें फास्टैग पेमेंट के थ्रू आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति का एक तो समय अवधि जो उनको पेमेंट करने में टाइम लगता था उस चीज़ के लिए उनको रियायत मिलेगी। दूसरी चीज़, इस पूरी बिल्डिंग में हमने कैमरास को और जगह बढ़ा दिया गया जिससे सिक्योरिटी पर्पज से लोगों के लिए सुविधाएं रहेंगी। सर इसके अलावा जो अभी पास के लिए जो इनके प्राइजेस निकले हैं सर, अगर हम 2 व्हीलर की बात की जाए तो 12 घंटे का उसको जो प्राइस का प्राइस है वो 400 रुपये है और कार का अगर बात की जाए तो 12 घंटे का उसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है सर। इस प्रकार से हम पूरी बिल्डिंग को सही तरीके से ऑटोमेटेड कर रहे हैं।
हमारा उसमें फायदा क्या रहेगा? कोई भी व्यक्ति आता है उसको अपनी पर्ची लेने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अपना पास बनवाएगा ऑटोमेटिक हमारा स्मार्ट कैमरा उस गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करके ऑटोमेटिक उसको एंट्री दे देगा, और जब वो गाड़ी एग्जिट की तरफ जाएगी फिर से उसकी नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा, उस गाड़ी को एग्जिट मिल जाएगा। थैंक यू। तो आज इस पार्किंग का चीफ सेक्रेटरी शाम 4 बजे जो उद्घाटन करेंगे और फिर ये नया सिस्टम पूरे रूप से लागू हो जाएगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक को यहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स और अच्छी जो सुविधा मिलेगी, लिफ्ट से आवागमन की सुविधा मिल जाएगी और सारी लिफ्ट एक्टिवेट कर दी गई हैं। सफाई भी बेहतर है और लोगों को आवागमन, सेंटर सिटी है हजरतगंज का, तो गंजिंग लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और उम्मीद ये भी की जा रही है अभी इसमें कुछ और भी सुधार होंगे जिनकी जरूरत जैसे जैसे महसूस होगी। नगर आयुक्त इंजीनियर सिंह ने दावा किया है कि ये पार्किंग हमारी यूपी की सबसे स्मार्ट पार्किंग बनेगी और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जहां भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। आकांक्षा की मां ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं कहा कि समर और संजय सहित होटल मालिक को गिरफ्तार किया जाए। और आकांक्षा की मां ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। आकांक्षा की मां ने यह भी कहा कि आकांक्षा ने मुझे बताया था कि उसे समर लगातार परेशान कर रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। हमारे बच्चे के साथ में बहुत अन्याय हुआ है, अघोर अन्याय हुआ है। हमारी बच्ची नहीं, हमारा बच्चा था वो, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार चल रहा था। वो लोग सारे मार दिए हमारी बच्ची को। कौन लोग थे, क्या था? समर सिंह था, मैन वही है, उसका भाई, दोनों जन मिल के मारे उसको। क्या चाहते हैं, क्या होगा? हमको फैसला चाहिए और उसको फांसी की सजा, फांसी दिया जाएगा। क्यों हमारा घर उजाड़ा है उसने। कुछ पैसे के बकाया की मांग बात चल रही है, कितना बकाया था? कुछ आपको लोग का आभास हो? बेटी से कभी बात हुआ? ही नहीं था, पैसा काम करवा लेता था। जब पैसा मांगती थी लड़की तो उसको टोचन देता था, मारता था। तो उसको मैं बोला सर बेटा कंप्लेन कर, तो बोलती है बेटे पापा हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा, पैसा देगा नहीं तो कल देगा ही नहीं। क्या कर रही है पुलिस? कुछ तो नहीं सुनाई दे रहा है कि खुदकुशी करी है उन्होंने। मेरी लड़की कैसे खुदकुशी कर सकती है? हाँ, वो बैठी है, बैठे बैठे कोई खुदकुशी कर लेगा? क्या कमी थी मेरी लड़की को? जब इतना दुख, इतना संघर्ष करी तब मेरी लड़की कुछ नहीं करी। आज मेरी लड़की सब नंबर 1 पे इतना पूरा नाम बना के सब कुछ करके नंबर 1 पे चल के आज खुद कस कर रही। क्या मांग है आपकी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर हैं और इस दौरान वो दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, इसलिए आज आतंकवाद पर कंट्रोल है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया है, जहां मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाओं का निरीक्षण किया और साथ ही आम जनता से भी जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर बातचीत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के खुलने से आम जनता को काफी राहत मिली है। आज कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में कम दरों पर उपलब्ध है। एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 400 बेड की अस्पताल होने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।